नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 के कहानी के सिद्धांत और स्वरूप की एक चैप्टर कहानी और अन्य गद्य विधाएं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को विचार करेंगे। तो विचार करने से पहले आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, गद्य विधाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्राचीन समय से ही साहित्य के सुचारू रूप से अध्ययन तथा विश्लेषण के लिए सामान्य रूप से काव्यशास्त्र या आलोचना शास्त्र द्वारा उसका अनेक रूपों में वर्गीकरण होता आया है। इस वर्गीकरण में गद्य विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक तथा रेखाचित्र, संस्मरण एवं ललित निबंध आदि को रखा जाता है तथा इन प्रमुख आधुनिक गद्य विधाओं का परिचय इस प्रकार है। उपन्यास अपेक्षाकृत उस बड़े आकार या विस्तृत कथानक से युक्त उस रचना को कहा जाता है जो सामान्य गद्य में रचित होती है और जो कल्पना प्रसूत होने पर भी यथार्थ संसार से जुड़ी होती है तथा सामान्य रूप से नवीन भी होती है। आलोचकों तथा रचनाकारों द्वारा उपन्यास की पहचान के लिए सामान्यतः उसका बड़े आकार का होने के साथ ही उसका गद्य में लिखा जाना एवं कल्पना प्रसूत होते हुए भी उसकी यथार्थ के प्रति प्रतिबद्धता और सदैव नया होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। कहानी भी यद्यपि अपने मूल स्वरूप में कल्पना प्रसूत और यथार्थ होती है, परंतु उपन्यास के विपरीत कहानी आकार की दृष्टि से बहुत छोटी होती है तथा उसका कथा संसार भी संपूर्ण जीवन का एक हिस्सा मात्र भी होता है। उपन्यास और कहानी के समकक्ष ही नाटक और गद्य इन दोनों के मिश्रित रूप में रचित होती है तथा इसकी विशेषता इसका संवादों में रचित होना तथा जिसमें रंग निर्देश प्राय इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान का प्रमुख आधार भी है। स्केच वस्तुतः चित्रकला का एक अंग माना जाता है, जिसमें एक चित्रकार कुछ रेखाओं के माध्यम से किसी वस्तु, व्यक्ति या महत्वपूर्ण दृश्यों को अंकित करता है, जबकि इसके विपरीत रेखाचित्र में कम से कम शब्दों के द्वारा ही किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित किया जाता है। क्योंकि स्केच के विपरीत रेखाचित्र का मुख्य विषय वास्तविक जीवन के यथार्थवादी अनुभवों से जुड़ा होता है और इसे वहाँ प्राय कल्पना की संभावना अत्यंत न्यून होती है। गद्य की अन्य महत्वपूर्ण विधा आत्मकथा में लेखक अपने जीवन में संबंधित अनुभवों तथा तथ्यों को ईमानदारी के प्रस्तुत करता है तथा इसीलिए उसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, जबकि कहानी कल्पना प्रस्तुत होती है और उसमें कल्पना व फंतासी के लिए पूर्ण संभावना होती है। संस्मरण विधा भी आत्मकथा का ही एक अंग है, क्योंकि लेखक अपने निजी तथा वास्तविक अनुभवों को ही लिखित रूप देता है। इसमें भी कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। चेतना का स्वतंत्रता को ललित शैली में व्यक्त प्रदान करना ललित निबंध कहलाता है। इसमें विषय की कोई सीमा नहीं होती और बंधन नहीं है, इसीलिए कहानी से इसका संबंध दूर का ही होता है। फीचर सामान्यतः रेडियो द्वारा विशेष अवसरों पर प्रसारण हेतु निर्मित किया जाने वाला एक प्रकार का विशिष्ट डॉक्यूमेंट्री कार्यक्रम है तथा इसका एक रूपक के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। रिपोर्ट को साहित्यिक और कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना रिपोर्टाज कहलाता है। वस्तुगत
तथ्यों की ललित शैली में प्रभावोत्पादक प्रस्तुति करना रिपोर्टाज की मुख्य पहचान है। इसमें भी कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि सामान्य रूप से आंखों देखी और कानों सुनी वास्तविक तथा यथ घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखे जाते हैं। रूस के प्रसिद्ध लेखक एलिया एहरनबुर्ग को प्राय रिपोर्टाज लेखक के रूप में अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई है तथा इसी के अनुरूप हिंदी में 1943 के बंगाल के अकाल और 1971 के बंगाल देश मुक्ति संग्राम पर लिखे गए रिपोर्टाज को भी साहित्यिक मान्यता मिली है। तो यहाँ पर हमने देखे गद्य विधाओं का संक्षिप्त परिचय, जहाँ पर हमने उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, ललित निबंध के बारे में देखे और हमने कहानी के विषय में जाना, उपन्यास विषय में जाना, स्केच और रेखाचित्र के विषय में जाना, गद्य और में आत्मकथा के विषय में जाना, संस्मरण क्या होता है उसके बारे में भी जाना और रिपोर्टाज क्या होता है उसके बारे में हमने जाना। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। उपन्यास और कहानी के अंतर डालिए। तो उत्तर, संसार की अनुमानतः सभी भाषाओं में कहानी का विकास सामान्यतः उपन्यास के बाद से ही माना जाता है, यानी उपन्यास के बाद ही कहानी का विकास हुआ है तथा कथ्य की दृष्टि से भी इनमें कोई मूलभूत अंतर परिलक्षित नहीं होता है। इनकी पहचान का सबसे स्थूल तथा मौलिक आधार इनका आकार माना है, क्योंकि उपन्यास का आकार विषय वस्तुतः की दृष्टि से अपेक्षाकृत बड़ा और कहानी का आकार कथानक की दृष्टि से छोटा होता है, किंतु फिर भी आकार के बड़ा छोटा होने या फिर इसकी कोई कांट छांट अथवा इसका समकक्ष ही कोई तर्क संगत आधार निर्धारित नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में उपन्यास का स्वयं के विजन और उसके कथ्य की व्यापकता पर ही पूर्णतः निर्भर करता है। सामान्यतः शॉर्ट स्टोरी पर उन प्रमुख कथा रचनाओं के लिए निर्देशित हुआ था जिनमें अधिकतम शब्द सीमा लगभग 20,000 और न्यूनतम 1,000 शब्द की सीमा है तथा वहीं एक और जहां 1,000 से कम शब्दावली कहानियों को प्राय अंग्रेजी में लेस फिक्शन तथा शॉर्ट स्टोरी या माइक्रो स्टोरी के नाम से संबंधित किया जाता है, तो दूसरी ओर 20,000 शब्द की सीमा में अधिक आकार वाली बृहद कथाओं को बहुधा नॉवेलिट, नोवेला या नॉवेल कहते हैं। कहानी और उपन्यास के मध्य अंतर का एक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण बिंदु उपन्यास की कथा के विकासमान अवस्था और कहानी के कथानक का किसी एक संदर्भ तक ही सीमित होना है। कथा की दृष्टि से भी देखें तो सामान्यतः उपन्यास और कहानी में यह अंतर है कि उपन्यास में प्राय मानवीय कार्य व्यापार प्रस्तुत करते समय कथा का दिक् और काल के रूप में विकास और विस्तार अनिवार्य रूप में होता जाता है, जबकि कहानी में कथा के लिए इस प्रकार की कोई आवश्यकता होती नहीं है और इसके मानवीय कार्य व्यापार सीमित काल जैसे 24 घंटे के अंदर और दिक् किसी एक स्थान या अधिक से अधिक 2-3 जगह तक आदि जो कि किसी काल में बंधे हो उससे बाहर भी नहीं जा पाते हैं, ये कहानी में होता है। कथा की दृष्टि से कहानी और उपन्यास में अन्य महत्वपूर्ण अंतर उपन्यास में अभिव्यक्त जीवन का व्यापक, वैविध्यपूर्ण और जटिल होना है और कहानी में यह सीमित, एकल और सरल होता है। जहाँ उपन्यास का कथ्य असीमित होता है तथा उपन्यासकार पर निर्भर है कि वो जीवन को कितने व्यापक फलक पर लेते हैं और वहाँ उसकी अनुभव संसार कितना विस्तृत और वैविध्यपूर्ण है, वहीं कहानी में कहानीकार को इतनी छूट नहीं होती और न ही वो हम किसी एकल अनुभव को उपन्यासकार की भांति अपेक्षित तीव्रता के साथ कहानी में प्रस्तुत कर सकता है। कहानी और उपन्यास में एक प्रमुख अंतर विज़न भी है। उपन्यास में एक विज़न होता है, जबकि कहानी विज़न के विपरीत किसी एक संवेदना से जुड़ी होती है।
जहाँ विजन को पहचान वस्तुतः लेखक की समग्र दृष्टि के रूप में की जाती है तथा जिसमें उसके अनुभव के साथ ही उसकी संवेदना, विचार तथा जिंदगी को समझने की अध्ययन क्षमता का समन्वय होता है, जबकि कहानी में उपन्यासकार के अनुरूप अपने विचार और चिंतन के लिए कोई आवश्यक नहीं होता, क्योंकि प्राय कहानी का संबंध लेखक की किसी एकल विशेष संवेदना से नहीं होता। उसमें शिल्प की सारी प्रविधियाँ जैसे दृश्य परिदृश्य की योजना के साथ ही कथा का कहानी के मुख्य पात्र में परिवर्तन, उसकी संवाद योजना, नाट्य की आकस्मिकता तथा कथाओं का वर्तमान से अतीत और अतीत से वर्तमान में विचरण अथवा कथाओं में ही कथा की योजना, मिथक और फंतासी का उपयोग होता है। वहीं कहानी में यह सब अत्यंत सीमित मात्रा में होता है और उपन्यास के विपरीत कथा के स्थान पर प्रसंगों का है। कहानी में किसी प्रकार की भाषिक सजावट के लिए कोई स्थान नहीं होता तथा उसमें भाषा सटीक, संक्षिप्त, अर्थगर्भ और सूक्ति के रूप में होती है। इसके विपरीत उपन्यास में भाषिक विस्तार के लिए पर्याप्त आवश्यकता होती है। उसमें उपन्यासकार भाषा को अनेक अलंकारों से युक्त बना सकते हैं। तो ये था हमारे उपन्यास और कहानी में प्रभेद। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहानी और रेखाचित्र या स्केच के परस्पर संबंध और उनके अंतर का विवेचन कीजिए। हिंदी की महत्वपूर्ण विधा के रूप में छोटी कहानी के विकास में स्केच और का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अंदर ही आधुनिक छोटी कहानी विकसित हुई है। स्केच जहां तथ्यात्मक और पत्रकारिता के विविध गुणों से युक्त है, वहीं टेल की तुलना में अधिक विश्लेषणात्मक और न्यूनतम कथात्मक या नाटकीय रूप में प्रयुक्त होता है। स्केच का प्राथमिक रूप लिखित है, जबकि इसके विपरीत छोटी कथा का रूप मौखिक है। इसके साथ ही स्केच लेखक वर्तमान और प्रत्यक्ष यथार्थ पर अपनी तीव्र दृष्टि रखता है, तो उपाख्यान दरबार या अलाव के चारों ओर बैठे श्रोता को सुनाई जाने वाली कथा होती है, जो अतीत की पुनर्रचना होती थी तथा जिसको 19वीं शताब्दी में कुछ लेखकों ने स्केच के तत्व के साथ ही मिश्रित करके एक नई कथा विधा का सृजन किया। यह नवीन रूप में छोटी कहानी के नाम से जानी गई। इसका रचनात्मक उड़ान को कम करके कठोर भावभूमि से मुक्त कल्पनात्मक कथा और फोटोग्राफीय स्केच के बीच विद्यमान होकर इन दोनों के गुणों से ही युक्त होती है। पहाड़ी, यशपाल आदि अनेक कहानी पर ही राम माटी के मूर्ति माना जा सकता है। रेखाचित्र के पात्र उनके लेखकों से जुड़ी यथार्थ के रूप में वास्तविक व्यक्ति है, जो कि पहाड़ी, यशपाल और प्रेमचंद्र की रेखाचित्र नुमा कहानियों के पात्र काल्पनिक है और जिनका वास्तविक जीवन या यथार्थ की घटना प्रसंगों से कोई संबंध नहीं है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहानी और आत्मकथा संस्मरण, ललित निबंध, फीचर, रिपोर्टाज आदि के संबंध और अंतर पर प्रकाश डालिए। कहानी से संबंधित गद्य की गौण विधाओं के रूप में आत्मकथा, संस्मरण, निबंध, फीचर, रिपोर्टाज आदि के नाम लिए जा सकते हैं। शिल्प के रूप में प्रयुक्त होने के कारण कहानी इनसे निकट का संबंध रखती है। कहानी और आत्मकथा। आत्मकथा लिखने वाला लेखक में शैली में अपनी जीवनी लिखता है तथा उसी के अनुरूप कहानी भी लेखक के
स्वयं के निजी अनुभव का ही एक प्रकार से आख्यान होती है और यह सामान्यतः मैं शैली में भी लिखी जाती है। इसीलिए कहानी में आत्मकथा का भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उदाहरण, प्रेमचंद की आप बीती तथा कजाकी, कश्मीरी सीप, गुल्ली डंडा, चोरी, पंडित मोटेराम की डायरी, पीपू जी आदि कहानियाँ। इसके साथ ही रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी काबुली बाला का भी उदाहरण। कहानी और संस्मरण। यदि कहानी और संस्मरण दोनों ही सामान्यतः गद्य विधाएँ है और आकार की दृष्टि से भी इनमें अत्यंत सामान्यता परिलक्षित होती है, किंतु उनके प्रकृति में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। संस्मरण प्राय लेखक के जीवन में आए हुए किसी वास्तविक व्यक्ति तथा पशु पक्षी या प्रसंग से जुड़ा होता है, जबकि कहानी लेखक के स्वयं के अनुभव से जुड़ी होने पर भी कल्पना प्रसूत सिद्ध होती है। कहानी और ललित निबंध। आकार और गद्य विधा होने के समानता के अलावा कहानी और ललित निबंध में कोई विशेष समान तत्व परिलक्षित नहीं होता। बहुधा दोनों में पारस्परिक संबंध है। बहुधा दोनों में पारस्परिक संचरण होने की वजह से, जैसे एक तरफ कहानी में कोई पात्र आत्मचिंतन होता है, तब वहाँ ललित निबंध की स्वच्छंदता आ जाती है और दूसरी तरफ ललित निबंध में भी कहानी के समान ही कथा प्रसंगों का समावेश कथ्य की आवश्यकता के अनुसार ही होता रहता है। कहानी और फीचर। फीचर कहानी के आकार की समानता रखने वाला गद्य विधा है, जिसमें प्राय सब कुछ आंखों देखा और इसी कारण से कानों सुना ही होता है। कल्पना के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि फीचर प्राय व्यक्ति या स्थिति विशेष के यथार्थ वर्णन आदि से घनिष्ठता के संबंध में होता है, जबकि कहानी में लेखक की अनुभवजन्य संवेदना प्राय काल्पनिक प्रसंगों के द्वारा व्यक्त होती है। कहानी और रिपोर्टाज। फीचर के समान ही रिपोर्टाज का संबंध भी वास्तविक घटनाओं और उससे संबंधित सामूहिक प्रसंगों से होता है। इस कारण दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश वर्जित नहीं माना जाता है और कहानी में भी रिपोर्टाज के गुण अक्सर देखे जा सकते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, कहानी और नाटक के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए। कहानी की तुलना में नाटक बहुत प्राचीन विधा है। इस कारण से उसमें भेद प्रभेद भी अधिक विद्यमान है। नाटक संस्कृत दृश्य काव्य का एक प्रमुख भेद है, जिसका आकार अपेक्षाकृत कहानी से बड़ा होता है। इसके विपरीत कहानी का आकार नाटक या एकांकिका नाटक के ही अधिक निकट होता है। नाटक में गद्य पद्य दोनों का प्रयोग होता है, जबकि इसके विपरीत एकांकिका नाटक में सामान्य गद्य का ही है प्रयोग होता है। अतः इस दृष्टि से कहानी और एकांकिका नाटक दोनों में समानता दिखाई देती है। कहानी और नाटक में प्रमुख अंतर इसकी रचना को लेकर होता है। एक तो वो यह है कि नाटक संवादों में रचित होता है और इसमें बीच बीच में अनेक रंग निर्देश दिए जाते हैं। यद्यपि कहानी में भी संदर्भों का उपयोग किया जाता है, परंतु कहानी में नाटक की तरह रंग निर्देश के स्थान पर कथावाचक या कथानक या स्थानों या उसके परिवेश और प्रमुख पात्र की वेशभूषा रूपकार आदि का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी दुराशा केवल संवादों के रूप में रचित है और स्वयं प्रेमचंद ने भी उसे अपने कहानी संग्रह के रूप में इसे संकलित भी किया था, पर उसे कहानी इस आधार पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें नाटक विधा के समान ही आरंभ में प्रमुख पात्र परिचय, प्रसंग का समय, स्थान विशेष का उल्लेख किया गया है और इसके साथ ही उसके बीच में भी रंग निर्देश भी किया गया है। नाटक के रंगमंच निर्देश के बाद, जिसे प्राय दर्शक पढ़ता नहीं बल्कि देखता है, तथा इसमें भी पात्रों का
प्रवेश बहुत आकस्मिक रूप में ही कराया जाता है। और इसी प्रकार कहानी में भी सामान्यतः पात्र कहानिकार द्वारा अत्यंत संक्षेप में उल्लिखित परिवेश में अपने महत्वपूर्ण संवादों के साथ नाटकीय रूप में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के रूप में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन। किंतु कुछ कहानियों में अनेक पात्र प्राय बिना परिवेश और समय के वर्णन किए हैं नाटक या आकस्मिक रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप में इस प्रकार की कहानियों में प्राय पात्रों का परिचय बाद में किसी प्रसंग से जोड़ कर दिया जाता है। कहानी से यह अंतर नाटक में विद्यमान शिल्प विधि के कारण ही होता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक नवीन विधा के रूप में फीचर पर टिप्पणी कीजिए। गद्य की नई विधा होने के कारण फीचर के लिए हिंदी में प्राय कोई उपयुक्त पर्याय उपलब्ध नहीं है। विधा विशेष के लिए सर्वप्रथम फीचर शब्द का प्रयोग बीबीसी लंदन ने कराना आरंभ किया था और इसी के आधार पर डॉक्टर सिद्धांत कुमार के अनुसार 20वीं शताब्दी के चौथे दशक के आरंभ में बीबीसी लंदन के मुख्य नाटक विभाग ने यथार्थ सूचनाओं पर आधारित रचना के लिए फीचर नाम से एक डॉक्यूमेंट की तथा यह कार्यक्रम मुख्यतः विशेष अवसरों पर प्रसारण हेतु तैयार किया जाता था। हिंदी में भी जब आकाशवाणी के माध्यम से ऐसे विशेष कार्यक्रमों स्वाधीनता दिवस, रविंद्र दिवस, प्रसाद जयंती आदि की आवश्यकता पड़ी तो भारत में रेडियो फीचर तैयार और प्रसारित किए जाने लगे। जैसे बीबीसी लंदन का अनुकरण कहा जा सकता है। यदि भी आरंभ में फीचर प्रोग्राम का अर्थ विशेष कार्यक्रम के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंतर्गत प्राय वे सभी रचनाएं आने लगी जो मुख्यतः रेडियो तकनीकी की दिशा में कुछ नए तथा विशेष प्रयोगों के लिए लिखी जाती थी। किंतु इसके बावजूद भी इन प्रयोगशाली कार्यक्रमों का झुकाव प्राय कल्पना प्रधान रचनाओं की और कर्ण तथा तथ्य प्रधान रचनाओं की ओर ही सामान्यतः अधिक था। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार लुई मैकनिस ने फीचर को वास्तविकता का नाटकीकृत रूप कहा है, जिसमें वास्तविकता का तात्पर्य सामान्यतः वास्तविक घटनाओं और तथ्यों से लिखी जाती है। बीबीसी के आलेख रूपक के विभाग से घनिष्ठ रूप में संबंध लॉरेंस गिलियन के अनुसार भी फीचर प्राय तथ्य पर ही आधारित होते हैं और नाटक इसके विपरीत कल्पना पर। इसके विपरीत रेडियो फीचर में बहुधा सभी प्रकार की वास्तविकताओं का पूर्णतः नाटकीय रूप उपस्थित किया जाता है। अतः इसी के अनुरूप हिंदी में विभिन्न फीचर के रेडियो रूपक नाम दिया गया है। डॉक्टर सिद्धांत कुमार के अनुसार रेडियो रूपक एक स्वतंत्र विधा है जो प्राय नाटक आदि के स्वरूप विधानों से पूर्णतः भिन्न है तथा उन्होंने HR विलियम्स के प्रमाणों के आधार पर यह बताया कि यदि रेडियो के पास अपनी कोई विधा है जिसके केवल रेडियो से निर्मित किया जाता है तो उसका नाम केवल फीचर ही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर दिए, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कंप्लीट कर दिए हैं और इसे आप पढ़िए, अपने परीक्षा में प्रयोग में लाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप सबसे एक निवेदन है कि अब तक मैं 200 सब्सक्राइबर भी नहीं कर पाई हूँ, तो ये आप लोगों के बिना संभव हो ही नहीं सकता है। बहुत व्यूअर्स आते हैं, बहुत देखते हैं, पाठ को सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो अब से बढ़ने आरंभ हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव बातें करना सही नहीं होता है। तो आप हर कोई इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, क्योंकि इससे बढ़ाने से मुझे भी खुशी मिलती है कि मैं कुछ कर रही हूँ और ये लोगों के पास पहुँच रहा है, वो पसंद कर रहे हैं, तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए दुनिया है, तो आप मुझे मदद कीजिए। आपकी सहायता के बिना ये संभव नहीं है और कुछ गलतियाँ होती है तो मुझे बताइए, मैं जल्द ही उसे पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद, नमस्ते।